मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी तक पढ़ाया था। आज हमारे चैप्टर में लास्ट जो है वो है मोल फ्रैक्शन। लास्ट टॉपिक भी है, लास्ट टर्म भी है, कंसंट्रेशन यूनिट की चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा आपका होता है सॉल्वेंट, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स Nb हैं और सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स Na हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे Na प्लस Nb, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी जब आप सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालोगे तो वो उस कंपोनेंट का क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और ये यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, क्यों? क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है और ये भी टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ ये मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ये टेम्परेचर चेंज करने के साथ चेंज नहीं होते हैं। इट डज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ना तो मोलालिटी यानी स्मॉल m भी चेंज नहीं होगा और मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं होता है। तो मोल फ्रैक्शन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x। इट हैज नो यूनिट, वाई? बिकॉज इट इज अ रेशियो एंड इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है। अब मुझे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को xb से रिप्रेजेंट करा जाता है और इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब आपका जो xb है इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Nb, उसको Nb से रिप्रेजेंट करा है, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी Na प्लस Nb। तो ये इस तरह से जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करोगे तो उस कंपोनेंट का क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है जिसको हम XA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से किसी का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लो और 1 में से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू 1 आती है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1, सो XA विल बी इक्वल टू 1 माइनस XB हो जाएगा, और करके XB अगर निकालना हो तो 1 माइनस आप क्या कर दोगे, XA कर दोगे, तो इट इज कॉल्ड अ मोल फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू total number of moles of the solution. It has no unit, why? Because it is a ratio and it does not affected by the change in temperature. इसका पर change in temperature का कोई असर नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए। x किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर आप इस दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो, फाइंड आउट कर लेते हो, तो आप 1 में से उसको माइनस करके दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये था आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ आपको।
a solution is prepared by dissolving 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, इन 120 ग्राम ऑफ वाटर, इन 120 ग्राम ऑफ वाटर, 120 ग्राम ऑफ वाटर में हम उसको क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मिथाइल अल्कोहल है उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा और जो वाटर है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होगा, एक मिथाइल अल्कोहल और एक वाटर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल भी कैलकुलेट करना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है, मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया कि अगर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेंगे। दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स जरूरी है, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर देखते हैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में, तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का क्या है, सम है। तो मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो सॉल्यूट है वो CH3OH है और हमारा जो सॉल्वेंट है वो H2O है। मैं इसको B से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसको A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जो वेट ऑफ मिथाइल अल्कोहल है WB वो कितना है, 60 ग्राम है। कितना है, 60 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 1 4, टोटल 4 हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन कितने 16 है, तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। तो ये मिथाइल अल्कोहल का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। उस प्रकार वाटर जो है आपका WA बोले वेट ऑफ वाटर, वो कितना दिया हुआ है आपको, 120 ग्राम दिया हुआ है और आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। कितना होता है, 18। अब हम सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल MB इज इक्वल टू क्या करेंगे, WB डिवाइडेड बाय MB, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 32। ओके, उसी प्रकार जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, WA को MA से डिवाइड करेंगे, मतलब 120 डिवाइडेड बाय 80, इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 6 4 8 32, 4 1 4, 4 5 20, 8 1 8, कितना बचेगा 7, 8 8 56, कितना बचेगा 4, 8 5 40। तो इस तरह से जो है 8 8 64, ये 1 पॉइंट जो भी आता है आपका 1.8 आ जाएगा। यहाँ पर हम उसको करेंगे 6 3 18, 6 2 12 0, ये आपका कितना हो जाएगा 3 6 18, डेसिमल 666 हो जाएगा। अब आप इसमें यहाँ क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, Na प्लस Nb करोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वाटर के 6.66 हैं और इसका कितना है, प्लस का इसका 1.88 ले लो आप, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 8 और 4 6 15, 6 और ये कितना हो जाएगा 8.54। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए आप एक सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर करा है जिसमें 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल को 120 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है। तो आप यहाँ पर जो मिथाइल अल्कोहल है वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। हम सबसे पहले इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे और दोनों को ऐड करके रखेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या करा है, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन निकाले हैं। अब हम प्रोसीड करेंगे कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, जिसको हम काय से रिप्रेजेंट करेंगे, XB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो XB निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था बताया था मैंने आपको, NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये कितना आया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 1.88 आया था और वो कितना आया था आपका 1.88 आया था और
6.66 आया था, तो कितना हो गया था ये आपका 14 और ये हो गया था 15, 8.54। कितना आया था टोटल नंबर ऑफ मोल्स? 8.54। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक्स बी आएगा। एक्स बी निकालने के बाद आप एक्स ए को निकालने के लिए 1 माइनस क्या कर दोगे? एक्स बी कर दोगे, तो आपके पास एक्स ए की वैल्यू यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए और 1 में से उसको माइनस कर दोगे तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन। इसके पहले मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी, उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा रही हूं। क्वेश्चन है the density of 3m solution of NaCl, 3m solution of NaCl is 1.25 gram per ml, 1.25 gram per ml. Calculate molality. Molality means small m. मोलैलिटी मीन्स स्मॉल m, हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी। तो मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मोलैलिटी जो है कैपिटल M को 3 दिया हुआ है, इसमें आपको मोलर मास ऑफ NaCl की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मोलर मास ऑफ NaCl निकालेंगे। मोलर मास ऑफ NaCl, सोडियम का मोलर मास 23, एटॉमिक मास 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये आपको 58.5 हो जाएगा। ठीक है, अब मोलरिटी हमारे पास आ गई है, मोलर मास हमारे पास आ गया, डेंसिटी भी है हमारे पास 1.25 ग्राम पर ml है। अब हमको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? m कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको फार्मूला बनाया था 1/m इक्वल टू d/m माइनस GMM, मतलब वही मोलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 1000। तो जब आप इसको करोगे तो 1 में m इक्वल टू डेंसिटी कितनी दी है? 1.25, मोलरिटी कितनी थी? 3, माइनस आपका मोलर मास कितना? 58.5 है और अपॉन में कितना है? 1000 है। अब इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.4166 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 0.0585 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करके कैलकुलेट करोगे तो m इक्वल टू m इस तरफ चला जाएगा, ये वैल्यू 1 के अपॉन में आ जाएगी, 1 को आप उस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका मोलरिटी आ जाएगी। 1/m इक्वल टू जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आप यहाँ लिखेंगे, m को उस तरफ शिफ्ट करके डिजिट को नीचे लाएंगे, 1 के अपॉन में लाएंगे, 1 को उस डिजिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मोलरिटी आ जाएगी। तो इस तरह से जो है हम मोलरिटी दी होती है तो इस फॉर्मूले से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं, और अगर मोलरिटी दी होगी तो हम डेंसिटी जो भी है हम इस फॉर्मूले से इसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मेलिटी मोलालिटी में आपको रिलेशन बता रही हूं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी 11th क्लास में आपके कोर्स में नहीं है, 12th में जरूर है आपको ये नॉर्मेलिटी। और मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, नानी मम्मी से बड़ी होती है, यानी जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू होगी वो हमेशा मोलरिटी से ज्यादा होगी। एम फॉर नानी और एम फॉर मम्मी, तो नानी जो होती है वो हमारी मम्मी से क्या होती है? बड़ी होती है। इसका मतलब नॉर्मेलिटी की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा मोलरिटी से क्या होगी? ज्यादा आएगी। अब यहाँ पर हम 3 चीजों में इन रिलेशन को पढ़ेंगे, एक तो एसिड के केस में, दूसरा बेस के केस में और तीसरा सॉल्ट के केस में। हमने 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा एसिड्स वो होते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी होती है, बेसिस वो होते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, और सॉल्ट्स वो होते हैं जिनमें मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। तो यहाँ पर हमको उन सब चीजों की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये जो रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में हम पढ़ेंगे फॉर एसिड्स के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? फॉर एसिड्स के लिए। तो एसिड्स के लिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय बेसिसिटी, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल
H पॉजिटिव आयंस, यानी एसिड कितने H पॉजिटिव आयन देता है। जैसे HCl है, इसका डिसोसिएशन करेंगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो एक H पॉजिटिव दे रहा है तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। H2SO4 है, ये 2H पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, तो कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है 2, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और H3PO3 है, H3PO3 को फास्फोरस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फास्फोरस एसिड। तो ये जो फास्फोरस एसिड है, जब ये डिसोसिएट होता है ये केवल 2H पॉजिटिव देता है, और HPO3 नेगेटिव में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 2 नेगेटिव में। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। तो जब आप बेसिसिटी को मोलरिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। क्यों? बेसिसिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। उसी प्रकार फॉर बेसिस के लिए जो रिलेशन होगा वो होगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एसिडिटी, मोलरिटी इंटू एसिडिटी। यहाँ पर एसिडिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, यानी किसी बेस में कितने OH नेगेटिव आयन देने की टेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने NaOH को वाटर में डाला तो इट विल डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 1। अगर मैं यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस लेती हूँ तो ये डिसोसिएट होगा Ba2 पॉजिटिव में और 2OH नेगेटिव में, तो यहाँ पर ये कितने OH नेगेटिव आयन दे रहा है 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और जब हम एसिडिटी का मल्टीप्लीकेशन मोलरिटी में करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एसिड और बेस के केस में नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 एग्जाम्पल करा रही हूँ कि किस तरह से हम मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में और नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सपोज आपसे दिया क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 H3PO3 H3PO3 की आपको क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। मोलरिटी दी हुई है, तो मैंने अभी आपको पढ़ा है कि H3PO3 में इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 2 होती है, क्योंकि ये केवल 2H पॉजिटिव आयन देता है। तो बेसिसिटी ऑफ H3PO3 कितनी होती है 2 होती है। रिलेशन मैंने आपको क्या पढ़ाया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी, मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट विल बी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मेलिटी से मोलरिटी से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मोलरिटी कैलकुलेट कर ली। इसी प्रकार आपको दिया हुआ है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 0.5 NH2SO4। अब यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर आपको नॉर्मेलिटी दी हुई है और आपको मोलरिटी निकालना है। तो आपको मालूम है बेसिसिटी ऑफ H2SO4 2 है, बेसिसिटी ऑफ H2SO4 मैंने भी आपको पढ़ाया है, इज इक्वल टू कितना होता है 2। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू बेसिसिटी होता है, मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। इसकी नॉर्मेलिटी 0.5 है, मोलरिटी हमको कैलकुलेट करना है, बेसिसिटी 2 है, तो 0.5 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसके बराबर में आ जाएगा, 0.25 बराबर m आ जाएगा, तो इसकी मोलरिटी 0.25 आ जाएगी। सो दीज आर द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी इन केस ऑफ एसिड्स, और बेस के केस में बेसिसिटी को रिप्लेस कर देंगे एसिडिटी से। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, और एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। So my dear students, this was the last topic of the chapter. Here I have finished chapter number 1, some basic concepts of chemistry. Now from the next lecture I will start chapter number 2, structure of atom. Thank you very much.